हेलो बच्चों, कैसे सब? क्या कर रहे हैं इन दिनों? बैठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? परामर्श क्लासें तो लगी रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ भी रहे होंगे। घर पे भी हम यही चाहते हैं कि आप पढ़ते रहें, ताकि जो टॉपिक्स हम आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं वो भी क्लियर होते रहें, और उनको जो कॉन्सेप्ट आपको भेजा गया है उनमें यदि कोई डाउट हो तो उसके लिए अब तो परामर्श क्लासें भी चल रही है ना। तो अच्छा है, थोड़ा सा आप भी मेहनत करके उनमें उतनी ही जागरूकता दिखाएं तो अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। एग्ज़ाम है नहीं है, कैसे होने कब होने हैं, इनका ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने को तो ये सोचना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अपना कितना क्लियर हो रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है बेटा। वो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना एग्ज़ाम के आपको प्रमोट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो कॉन्सेप्ट आपको भेजा जा रहा है वो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उनको लिखें विथ नोट्स। ज़रूरी है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पहचान में नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगा कि आपने क्या गलती की है और आपको कितना समझ में आ रहा है। तो मैं पूनम प्रजापत, आदर्श विद्या मंदिर से आज अपन जो है अपना पीछे के टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम कंटिन्यू कर रहे थे हेलो एल्केन्स में, अपने ने पीछे लास्ट वन जो वीडियो आपको भेजा गया था उसमें अपन ने नामकरण पढ़े और समाव्यवस्था पढ़ी थी। याद होगा ना आपको? आपने पढ़ा भी होगा, उनके नोट्स भी बनाए होंगे। आज अपन उसी के आगे का टॉपिक लेंगे। जैसे कि आपके बोर्ड पर जो है वो मेंशन किया गया है कि आज अपन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो क्या है आपका हेलो एल्केन के विरचन की विधियां। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति, जिसमें से एक नंबर का क्वेश्चन भी कई बार पुट आउट हो जाता है। वो क्या है कि जो हेलो एल्केन है उनका कक्षीय आरेख कैसा बनता है। तो आज अपन थोड़ा सा उसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है, कैसी प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार उसका फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। वो है आपका कार्बन हेलोजन बंध। शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो पीछे नहीं कराया गया था, वो है कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति, है ना। यानी कि कार्बन हेलोजन जो है उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये किस प्रकार की प्रवृत्ति में पाए जाते हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है, या फिर ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है ना, अध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है तो भी इसके रीजंस क्या है। क्लियर? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अपन इसको समझे तो अपन कैसे समझ सकते हैं, परिभाषा अपन इस तरफ लिखेंगे। लेकिन कार्बन हेलोजन जो बंध है उसमें क्या है, दो कैटेगरीज है समझाने के तरीके से कि कार्बन हेलोजन में जो कार्बन है ना बेटा, ये sp3 संकरित अवस्था में है और इसके अंदर जो भाग ले रहा है वो उसका हेलोजन का 3p कक्षक है, जो कि क्या है बेटा, अर्धपूरित है, या अपन कहें अर्धपूरित है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये अर्धपूरित कक्षक कार्बन के sp3 कार्बन से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, मीन्स अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अतिव्यापन। अतिव्यापन शब्द आपने 11 में बहुत अच्छे से सुना हुआ है ना। अतिव्यापन मीन्स दो जो कक्षक हैं उनका परस्पर अक्षीय या समपार्श्विक जुड़ना हो गया, जिससे कि ये sp3p इस तरह का अपने पास क्या होता है, अतिव्यापन शो होता है। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो नेचुरली देखने से तो क्या लगता है कि यह सहसंयोजक प्रवृत्ति का होगा,
लेकिन ये सहसंयोजक प्रवृत्ति का ना होकर ये किस प्रवृत्ति का होता है? लगता है पर होता नहीं है। एक्चुअली ये बॉन्डिंग जो होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय होने का रीजन है क्योंकि इसमें जो हेलोजन है उसकी विद्युत ऋणता जो होती है क्या है? उसमें काफी अंतर पाया जाता है, अधिक अंतर पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार अपन जो है वो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि ये फॉर्मेशन कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बन हेलोजन बंध की प्रवृत्ति को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कार्बन हेलोजन बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकृत कक्षक हेलोजन के 3p अर्धपूरित कक्षक के साथ अतिव्यापन कर एक बंध का निर्माण करते हैं। क्लियर? जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे? आपके पास ये है कार्बन और इसके ये sp3 संकृत कक्षक है ना, ये होते हैं। इसकी एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होती है ना वो यूं होती है बेटा, 1 2 3 और ये 4। क्लियर? ये sp3 संकृत कार्बन। अब इसमें अपने पास CH3Cl है सपोज, है ना। तो ये कार्बन sp3 हो गया। इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो तीनों हाइड्रोजन ये जुड़ते हैं। पर चौथा जो है वो क्या है? क्लोरीन, जिसका कौन सा कक्ष भाग ले रहा है? 3p। तो p कक्ष किस तरह से जुड़ते हैं? राइट? ये तो ये हो गया sp3 और ये हो गया p, इनके बीच में बंध बन गया। इस प्रकार अतिव्यापन शो किया जाता है। ये एक कक्षीय आरेख है, कक्षीय आरेख। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार अपन को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सीक्वेंस में इसी तरीके से लिखना है। तो समझाया गया था कि किस प्रकार फॉर्मेशन होता है, ये आपको दिखा दिया गया है। तो आप इसको क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक अगला, इसी के अंदर ये इसकी प्रवृत्ति जो है वो आयनिक होती है, सहसंयोजक ध्रुवीय क्यों होती है। राइट? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। आइए, अब ये कह रहे हैं कि जो कार्बन हेलोजन आबंध है वो एक्चुअली प्रवृत्ति कैसी होती है। तो कार्बन हेलोजन जो है वो सहसंयोजक प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना। प्रतीत होता है कि इनके मध्य बंध कैसा होगा? सहसंयोजक होगा। लेकिन एक्चुअली ये बंध जो होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं? कार्बन हेलोजन के मध्य ध्रुवीय प्रवृत्ति का बंध पाया जाता है। क्यों? तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए? कार्बन हेलोजन बंध सहसंयोजक प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें उपस्थित
हैलोजन की विद्युत ऋणता में काफी या अधिक अंतर होने के कारण इनमें ध्रुवीय लक्षण आ जाते हैं। अर्थात आयनिक बंध ध्रुवता या ध्रुवीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई है ना? क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए इनके बंध के इलेक्ट्रॉन सांझे में है वो एक्चुअली किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो शिफ्ट होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? आयनिक बंध में क्या आ जाती है? ध्रुवता आ जाती है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। चलते हैं आगे। इसी के अंदर अपन एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपका? वो जरा सा अपन देख लें कि जब भी अपन कार्बन हैलोजन बंध की प्रवृत्ति को देखते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे बंध की लंबाई, बंध सामर्थ्यता, बंध सामर्थ्यता, समझ में? बंध की सामर्थ्यता, क्लियर? उसके बाद अपने पास आता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशील कॉन्सेप्ट क्या है? बंध की लंबाई, है ना? कार्बन और हैलोजन की अपन बात करें तो हैलोजन ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होता है? वृद्धि होती है, राइट? तो बंध की लंबाई में भी वृद्धि होती है, क्लियर? यानी कि अपन बात करें कार्बन ठीक है, तो बंध की लंबाई ये लो। अपन किससे जितना दूर रहेंगे क्या अपना अटैचमेंट उतना ही रहेगा? नहीं, अपनी बातें थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है, अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाता है, मिलना जुलना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने पास दूरियां बढ़ गई है। तो दूरियां बढ़ने से बंध की मजबूती क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? इसका जो रेशो होगा, इसका रेशो क्या होगा? बंध की प्रबलता सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी। अब क्रियाशीलता का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि अपन जब जितना आसानी से टूट सकते हैं, अगर टूटेगा आसानी से तो उसकी क्रियाशीलता यूं हो जाएगी कि वो अब किसी न किसी के साथ जुड़ना ही चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, राइट? बॉन्डिंग नेचर यदि टूट रहा है, बॉन्ड यदि टूट रहा है और आसानी से टूट रहा है, मीन्स जल्दी ही टूट रहा है, तो वहां पर क्रियाशीलताएं हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर बंध आसानी से टूटेंगे तो उसकी क्रियाशीलता हमेशा क्या होती है बेटा?
ज्यादा होती है, यानी रिएक्टिविटी दर बढ़ जाती है, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, क्रियाशील प्रवृत्ति में प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, क्लियर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडीन। बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले, इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ये रिएक्टिविटी कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अब अपन अपना कॉन्सेप्ट जो आज लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, आपके क्या, हेलोजन के विरचन की विधियां, या यूं बोले हेलोजन निर्माण की विधियां। एक ही बात है, विरचन और निर्माण हिंदी में दो शब्द हैं, लेकिन यदि हम अपने इंग्लिश में बोले तो वो फॉर्मेशन है ना, एक ही शब्द यूज में लिया जाता है। तो अब निर्माण की जो विधियां हैं वो किस प्रकार है, अपन जब भी कोई भी विरचन की विधियां या रासायनिक विधियां पढ़ेंगे तो अपन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, चार्ट में कॉमन रिएक्शन लिखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक को जितना इजी अपन लेंगे वो उतनी ही इजी है, अगर अपन हार्ड तरीके से पढ़ना शुरू कर दें तो वो, क्योंकि ऑर्गेनिक कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि आप उसे लो चलो शुरू हो जाओ लिखना शुरू करो, नो नो, ऐसा नहीं होता। रिएक्शंस को प्योरली बोर्ड वर्क क्लियर करके यदि आप उसको समझ जाएं तो ऑर्गेनिक सबसे इजी कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही इजीली अपने को याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। क्लियर, तो आइए अपन विरचन की विधियां, उसका एक चार्ट देखेंगे। सबसे पहले विरचन की विधियां जब आप पढ़ें तो उसके अंदर अपने को यह पता होना चाहिए कि टोटल विधियां कितनी है ना। टोटल विधियां 6 है। कितनी है विरचन की टोटल विधियां, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां कितनी है, टोटल 6 विधियों में अपन 6 के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक रिएक्शन के नीचे एक एक उसकी डेफिनेशन, ये क्या कहना चाहता है, एक जनरल रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, वो भी अपन लिखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहली जो रिएक्शन है विरचन की विधियां, आप हेडिंग डालेंगे ऐसा ही अपने नोट्स में और अपने कॉपी को इस तरह से रखेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, है ना, ताकि आप क्या रखें, क्या करें, उसको अच्छे से उसको लिख सके, स्पेस मिल सके आप। क्लियर, तो पहली रिएक्शन आप भी ऐसे ही चार्ट बनाएं और उसमें सबसे पहला 1 नंबर डालें और सबसे लिखें एल्केनो द्वारा, एल्केनो द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे हैं। इट मींस एक प्रोडक्ट फिक्स है, क्या कि आप क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन मींस आरएक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो समझ में आ ही गया, है ना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन पहले पता तो चले एक्चुअली फॉर्मेशन किन किन तरीकों से हो सकता है। तो हेलो एल्केन के द्वारा, दूसरा है एल्कीनो द्वारा, एल्कीनो द्वारा, ठीक है, एल्कीनो द्वारा। फिर तीसरी है आपकी एल्कोहलो द्वारा, एल्कोहलो द्वारा, समझ में। दूसरी क्या है, एल्कोहल द्वारा, ठीक है। एल्कोहल के अंदर अपने 3 रिएक्शन दी गई है, राइट। कौन कौन सी रिएक्शन दी है एल्कोहल द्वारा, पहली रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में HCl या HX के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन PCl3/PCl5 के साथ। समझ आ रही है। फिर आती है चौथी रिएक्शन आपकी हेलोजन विनिमय द्वारा, हेलोजन विनिमय द्वारा,
हैलोजन विनिमय में भी दो रिएक्शन दी गई हैं, कौन कौन सी? फिंकेलस्टाइन व स्वार्टज अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, राइट। उसके बाद हैलोजन विनिमय के बाद पांचवी रिएक्शन आपकी आ जाती है, कौन सी? हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया। और लास्ट में आती है आपकी, मैं ऊपर लिख रही हूं नाम, आप ध्यान कर ले, छठी रिएक्शन है एमीन द्वारा या प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राथमिक एमीन द्वारा। इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे ताकि आपको ये अभिक्रियाएं बिल्कुल क्लियर हो जाए। चार्ट समझ में आ रहा है? आपको इसी तरीके से रिएक्शंस को लिखना है। क्लियर? ये चार्ट आप ऐसे ही बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, बिल्कुल क्लियर। मैं तो यहाँ पर इसको इरेज कर दूंगी, बट आप नहीं, आप तो बराबर जैसे मैं समझा रही हूँ चार्ट के नीचे ही वो रिएक्शंस लिखेंगे। जैसे सबसे पहली रिएक्शन क्या है? एल्केनो द्वारा। एल्केन मतलब क्या बेटा? एल्केन का मतलब होता है RH। R का मतलब कार्बन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, दैट इज एल्केन। एल्केन के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? CH4 भी ले सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? रिएक्शन विथ डाइहेलोजन, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ होगी हमेशा? डाइहेलोजन। जब डाइहेलोजन के रूप में अपन Cl2 ले लिया, और इस रिएक्शन को हम हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। थोड़ा ध्यान करेंगे, जब भी रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो हमेशा ये विभाजन जो होगा वो कैसा होगा? समांश। कौन सा विभाजन होता है? समांश विभाजन होता है। समांश विभाजन का बहुत ही अच्छा तरीका है समझने का कि जब भी प्रकाश आ जाए तो हमेशा समझ लें, भले क्या हो, विद्युत ऋणताएं भिन्न भिन्न हो, फिर भी उनका विखंडन क्या होगा बेटा? समांश विखंडन। इन चीजों को आप जरूर लिख लें जो बातें मैं बोल के बता रही हूं। प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा विखंडन समांश होता है। समांश विखंडन जब आप कराएंगे तो देखो, कराते वक्त अपन इनको तोड़ेंगे, R और H टूट गया, यहां पर Cl दिए हुए, Cl, राइट। दो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, एक एक इलेक्ट्रॉन यूं आ गए दोनों के पास। क्लियर? इलेक्ट्रॉन टूट गए, एक एक इलेक्ट्रॉन के पास आ गए, तो यहां पर क्या बन गया? प्रोडक्ट क्या बना? RCl प्लस HCl। बात समझ में आ गई होगी। क्या बन गया? हेलो एल्केन। निर्माण समझ में आया? ये आपको इसी तरीके से एक कॉमन रिएक्शन के रूप में चार्ट में ही लिखना है। उसके बाद अगली रिएक्शन है एल्कीनो द्वारा। एल्कीनो के द्वारा रिएक्शन जब अपन करते हैं तो एल्कीनो में क्या होता है? एल्कीन का रिएक्शन करते वक्त एल्कीन जो है वो इस तरह से काम में आती है, R CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इस एल्कीन की रिएक्शन आप क्या करवाएं? यदि HX के साथ करवाएं, HX के साथ, तो इसमें एक नियम फॉलो होता है, वो आपको लिखना है। एल्कीन का हमेशा फॉर्मेशन मार्कोनिकॉफ नियम से होगा। मार्कोनिकॉफ नियम आप जानते हैं, 11 में पढ़ के आए हैं कि एल्कीन जब टूटती है तो हाइड्रोजन उसी स्थान पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, राइट। हम यहां लिख सकते हैं ऊपर,
करेक्ट। अब आपको चार्ट में ही समझ में आ जाएगा, ये मार्कोनिकफ। जब भी क्या हो, असममित एल्कीन, क्या हो, असममित एल्केन। असममित एल्केन होने पर अपन क्या कर सकते हैं, असममित एल्केन होते ही अपन इसका विभाजन करेंगे, और विभाजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो साफ नजर आएगी। यहां से टूटा, यहां से टूटते ही यहां पर क्या आया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया गया, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। आगे बस में अब हेलोजन H, यहाँ Cl और यहाँ पर H, यहाँ X है तो X लिखो, ये लो X, ये टूटेगा यहाँ से, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे अरेंज करो कि वह टूटता और जुड़ता हुआ नजर आए। तो मॉलिक्यूल ऐसे ही अरेंज है, आराम से आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RCH, इधर X और यहाँ क्या आ गया, CH2H। बात समझ में आ रही होगी। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एल्कीन से भी किसका फॉर्मेशन समझा सकते हैं, आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन समझा सकते हैं। अगली रिएक्शन है आपको हेलो एल्कोनों द्वारा। ये अभिक्रियाएं जो हैं, इन अभिक्रियाओं को जो चार आपकी बची है इनको अपन कल डिस्कस करेंगे। आज जो है वो आप ये चार्ट और इन रिएक्शंस को अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको एक साथ में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं 2 पोर्शन में ही करवा रही हूँ। आज आपको मैंने 2 रिएक्शन करवाई है, कल 4 रिएक्शंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अच्छे से आप इसको इसी तरह से उतारेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। बच्चों घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उन्हें रीड करो। अगर कोई डाउट है तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़े जरूर, ठीक है। थैंक यू।